गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं अनंत लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और हमने इसको यहाँ पर बायो-सेवार्ट के नियम से ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक धारावाही चालक, अनंत लंबाई का धारावाही चालक XY लेते हैं जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के समीप कोई बिंदु P है जो कि O से R दूरी पर है। इस बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए इस चालक को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देते हैं, और छोटे छोटे खंडों में से कोई एक खंड हम लेते हैं AB, जिसकी लंबाई dl है, अल्प लंबाई dl है इसकी। इस खंड के बिंदु B से बिंदु P को मिलाते हैं, और BP जो रेखा है इसकी लंबाई को हम x मान लेते हैं। यहाँ पर BP और BO के बीच जो कोण अंतरित होता है उसे हम थीटा लेते हैं, और BP और OP के बीच जो कोण बनता है उसे हम फाई लेते हैं। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बायो-सेवार्ट के नियम से ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, माना अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखीय चालक XY है जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए चालक XY को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर किसी एक खंड द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सेवार्ट के नियम से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से बायो-सेवार्ट के नियम से डेल्टा P बराबर μ0/4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन x स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो आपके पास अल्पांश लंबाई ले रखी है AB, इसके A बिंदु को P से मिलाते हैं, बिंदु A को बिंदु P से मिलाते हैं, और यहाँ पर जो APB जो कोण बनता है वो अल्प कोण, बहुत छोटा कोण D बनता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए यहाँ पर बिंदु B से AP पर एक लंब डाल देते हैं, BC एक लंब डालते हैं। तो हम इस प्रकार से इसको बड़े रूप में समझते हैं। ये आपके पास AP जो रेखा थी उसको हमने इस पर बड़े रूप में ले लिया है AP। यहाँ पे आपके पास ये जो खंड है अल्पांश खंड AB dl के बराबर है, और हमने B से AP पर लंब BC डाला। तो लंब डालेंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा, समकोणिक हो जाएंगे ये। इधर भी आपका एक समकोण बन गया, इधर भी एक समकोण बन गया, समकोण ACB से। हम इस पर देखेंगे कि A पर जो कोण है थीटा कोण है, इसकी जो सामने वाली भुजा लंब हो गई है और ये कर्ण हो गई है। तो हमने BC का मान यहाँ पर ज्ञात करना, इस लंब का मान जो हमने डाला है लंब, इस लंब का मान हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। तो BC बटे AB, ये भुजा हमको दे रखी है DL, तो BC बटे यानी कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा ले लेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि BC बटा AB, और इससे हम BC का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर अल्पांश दूरी AB के बिंदुओं को बिंदु P से मिलाया, इनके बीच का कोण APB बराबर D है। बिंदु B से AP पर लंब BC डाला, लंब क्या डालेंगे BC डाला। ट्रायंगल
ACB समकोण त्रिभुज जो बनता है उससे हम लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर BC बटा AB और साइन थीटा बराबर BC बटा DL, BC बराबर DL साइन थीटा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से ये आपके पास यहाँ पर चित्र में ये दूसरा त्रिभुज है BCP, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज से भी हमने यहाँ पर मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इस कोण का मान d फाई है, ठीक है। ये जो कोण यहाँ पर था हमारे पास d फाई कोण है, तो ये d फाई कोण हो गया है, इसकी दूरी x हो गई है, ये लंब हो गया है, ये कर्ण हो गया है, ये आधार हो गया इसका, ठीक। तो त्रिभुज BCP से लंब बटे कर्ण, फिर वो आपके पास वो आ जाएगा साइन d फाई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज BCP से साइन d फाई दैट इज इक्वल टू BC बटा BP, साइन d फाई दैट इज इक्वल टू BC बटा x हो जाएगा और BC बराबर x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे साइन d फाई। यहाँ पर क्योंकि जो आपके पास d फाई जो कोण है, ये d फाई जो कोण है अल्पांश के बीच में जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये बहुत छोटा कोण है। अल्पांश के बिंदु के बीच जो कोण बन रहा है, क्योंकि ये दूरी अल्पांश जो दूरी है बहुत स्वयं में बहुत कम है ये, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। अतः ये d फाई का जो कोण है ये बहुत ही छोटा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो साइन d फाई है इसको हम रेडियन में लेते हैं, तो साइन d फाई को हम क्या लेते हैं, d फाई के बराबर लेते हैं। यहाँ पे आएगा आपके पास BC बराबर x इंटू d फाई, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 से, समीकरण नंबर 2 में हमने देखा BC बराबर DL साइन थीटा और समीकरण नंबर 3 में BC बराबर x d फाई, तो दोनों बराबर है BC तो इसको बराबर कर देंगे DL साइन थीटा बराबर x d फाई। यह मान समीकरण 1 में रखने पर DL साइन थीटा का जो मान हमारे पास है उसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो आगे पास आएगा DB बराबर μ0/4 पाई इंटू IX d फाई बटे x स्क्वायर, और इस प्रकार से DB बराबर μ0/4 पाई इंटू I d फाई बटे x, यहाँ पे x से x कट जाएगा तो I d फाई बटे x, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब हम त्रिभुज जो हमारे पास चित्र में त्रिभुज है BPO, इस त्रिभुज को अब लेते हैं हम। तो इस त्रिभुज को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है BPO। BP जो दूरी है वो x मान रखी है हमने, और OP जो दूरी है उसको r मान रखा है, और इसके बीच का जो कोण है कितना है, फाई के बराबर है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज आपके पास है। तो समकोण त्रिभुज BOP से यहाँ पर ये आधार दे रखा है, ये आपके पास कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण यानी कॉस फाई, तो कॉस फाई बराबर हो जाएगा OP बटा BP, कॉस फाई दैट इज इक्वल टू R बटा x मान रख देंगे यहाँ पर। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस फाई इधर आ जाएगा, x बराबर R बटे कॉस फाई। ये जो मान निकला हमारे पास, इसको हम समीकरण नंबर 4 में इस मान को रख देते हैं, x की जगह पर रख देंगे R बटे कॉस फाई। तो रखिए, तो DB बराबर μ0/4 पाई इंटू I DQ बटे में रख देंगे x की जगह पे R बटे कॉस फाई। ये कॉस फाई ऊपर चल जाएगा, तो आपके पास आएगा DP बराबर μ0/4 पाई इंटू I बटे R कॉस फाई d फाई। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर चालक जो हमने ले रखा है वो अनंत लंबाई का ले रखा है, चालक जो है अनंत लंबाई का है,
और इस चालक XY के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु XY द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण φ1 और φ2 है, -φ2 है, अतः X द्वारा P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम चित्र के द्वारा फिर देख लेते हैं। जो बिंदु X है, X के द्वारा जो P पर जो कोण अंतरित किया गया है, इसको हम ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, तो इसको हम प्लस में लेते हैं, तो इसको φ2 लेते हैं। और यहाँ पर जो बिंदु Y है, Y के द्वारा P पर जो कोण अंतरित किया गया है, इसको -φ1 ले रखा है, क्योंकि ये एंटी क्लोज वाइज यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिया, -φ1 लिया है। तो इससे हम पूरे अनंत लंबाई का जो आपके पास चालक है, उस चालक के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा, मान क्या होगा, इसका हम समाकलन कर देंगे। B बराबर समाकलन dB का मान रख दीजिए, बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन समाकलन μ0/4 इंटू I/R cos φ d∅। ठीक है, ये कांस्टेंट राशि है, μ0/4, धारा का मान कांस्टेंट है, R जो है कांस्टेंट है, जो दूरी हम रखी गई है कांस्टेंट रखी गई है। यहाँ पर केवल यहाँ पर जो है फाई जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे यहाँ से। तो B बराबर μ0/4 इंटू I/R इंटीग्रेशन माइनस जो φ1 है, इसकी जो लिमिट है -φ1 से कहाँ तक, +φ2 तक है, cos φ d∅। cos φ का समाकलन कर देंगे। B बराबर μ0I/4πR cos φ का होता है sin φ -φ1 से φ2 तक। तो इसको हम रखते हैं, पहले φ2 का फाई की जगह पे φ2 रखेंगे और फिर जो है -φ1 रखेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास B बराबर आ जाएगा μ0I/4πR कोष्ठ में sin φ2 माइनस साइन कोष्ठ में -φ1। और यहाँ पर हमारे पास ये सूत्र होता है sin -φ1 दैट इज इक्वल टू sin φ1। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, B बराबर μ0I/4πR इंटू साइन φ2 प्लस साइन φ1। ठीक है, ये आपके पास साइन -φ1 दैट इज इक्वल होता है माइनस साइन φ1। तो यहाँ पे माइनस के माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल गया है। किसी लंबे रुजुरेखीय चालक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये जनरल सूत्र हो गया, ये आवश्यक सूत्र है। यहाँ पर कुछ कंडीशन है। स्थिति फर्स्ट, यदि जो चालक तार है XY इज ग्रेटर देन R, यानी कि जो बिंदु P है उससे बहुत अधिक बड़ा है, तब φ1 बराबर φ2 बराबर 90 अंश होएगा। तो समीकरण 5 से, जो समीकरण नंबर 5 है, इससे हम ले लेंगे B बराबर μ0I/4πR sin 90 प्लस sin 90, और इस प्रकार मान रख देंगे। तो ये आपके पास आएगा sin 90 का 1, sin 90 का मान 1 रख देंगे, जुड़ जाएगा ये। B बराबर μ0/4 इंटू 2I/R। सेकेंड कंडीशन में, यदि बिंदु P तार XY के एक छोर पर हो, यदि जो है बिंदु P तार XY के एक छोर पर, या X छोर पर हो या Y छोर पर हो, तो इस अवस्था में φ2 का मान 90 अंश हो जाएगा, φ1 का मान 0 डिग्री हो जाएगा। तो समीकरण 5 से B बराबर μ0I/4πR sin 0 प्लस sin 90, और इस प्रकार से B बराबर आ जाएगा आपके पास μ0/4 इंटू I/R। स्थिति थर्ड में, यदि चालक सीमित लंबाई का हो, तब φ1 बराबर 0, φ2 बराबर φ के बराबर हो जाएगा। समीकरण 5 से B बराबर μ0/4 इंटू I/R मान रख देंगे, sin 0 प्लस sin φ, और B बराबर μ0/4 इंटू I/R sin φ। तो इस प्रकार से आप डेरिवेशन को हल कर सकते हैं। आप इस डेरिवेशन को 2-3 बार
हल कीजिए, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा लंबा है। लेकिन यदि आप 2-3 बार डेरिवेशन को देख कर के और इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको डेरिवेशन में कहीं पर कोई समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास